Good morning students and welcome students in my YouTube चैनल अमित गुप्ता ड्रग फार्माकोलॉजी। ठीक है, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द ब्लड ग्रुप। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी कि ब्लड्स के कंपोजिशन की, ब्लड के कोagulation की प्रोसेस, ब्लड की कंपोजिशन, ब्लड कोagulate कैसे होता है वो लास्ट लेक्चर में बात की थी। ब्लड के फॉर्मेशन की हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो रिमेनिंग जो ब्लड के अंदर जो है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर रिमेनिंग पार्ट रह जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ द ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप की थोड़ी हिस्ट्री में जाएं तो पहले क्या था, काफ़ी सालों पहले, आज से 300-400 साल पहले, एक आदमी का किसी पर्सन में ब्लड ग्रुप की अगर उसका रक्त बह जाता था तो कोशिश ये करते थे, आदमी सोचा कि ब्लड तो रेडी होता है तो एनिमल से ब्लड ले लें। तो एनिमल से ब्लड लेके देखा तो भी क्या होता था कि वो आदमी बच नहीं पाता था। तो फिर आदमी को महसूस हुआ कि शायद एनिमल का ब्लड अलग होता है और ह्यूमन का अलग ब्लड होता है, बस देखने में रेडी होता है। फिर उसके बाद में ह्यूमन के ब्लड में ट्रांसफ्यूजन किए गए तो उसमें भी देखा गया कुछ आदमी तो बच जाते थे, कुछ की डेथ हो जाती थी। तो लगा कि हो सकता है कि सभी पर्सन के ब्लड जैसे नहीं होते हैं, कुछ के ब्लड अलग होते हैं, कुछ के ब्लड अलग होते हैं। फिर उसके बाद में ब्लड ग्रुप का एस्टिमेशन किया गया लैंडस्टीनर द्वारा, जिसमें देखा गया कि ब्लड ग्रुप बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। वो ऑन द बेसिस ऑफ एक एंटीजन प्रोटीन होती है जो आरबीसी की सरफेस से प्रेजेंट होती है, उसके बेस पे आरबीसी को इसको ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया गया। तो वही हम ब्लड ग्रुप जो डिसाइड किया गया था उसी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट, द सरफेस ऑफ एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी कंटेन जेनेटिकली डिटरमाइंड एंटीजेंस कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स based on the presence or absence of these antigens. Blood is categorized into different groups. तो होता क्या है कि जो आरबीसी है उसकी सरफेस पे, एरिथ्रोसाइट उसकी सरफेस पे जेनेटिकली डिटरमाइंड एंटीजेंस प्रोटीन्स होती हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की बनी हुई होती हैं। एंटीजेंस होते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के बने हुए होते हैं। इसके इन एंटीजनों की प्रेजेंट है या एब्सेंट है, या कौन सी प्रेजेंट है कौन सी एब्सेंट है, उस बेस पे ब्लड ग्रुप को डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, द एबीओ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन 2 ग्लाइकोलिपिड एंटीजेंस कॉल्ड ए एंड बी। जो एबीओ ब्लड ग्रुप डिवाइड किया गया है उसमें बेसिकली 2 टाइप के एंटीजन के बेस पे डिवाइड किया गया है। एक ग्लाइको एंटीजन ए होती है, ग्लाइको एंटीजन बी होती है। पीपल हुज आरबीसी डिस्प्ले ओनली एंटीजन ए, दे हैव ए टाइप ए ब्लड ग्रुप. Those who have a only antigen B are type B. Individuals who have both A and B antigens are type AB, and who have neither the antigen A and antigen B nor antigen B are type O. यानी कि आरबीसी में जो एंटीजन ए या बी के प्रेजेंस या एब्सेंस के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर किसी पर्सन के में एंटीजन में ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको ए ब्लड ग्रुप बोल दिया। अगर किसी के आरबी सरफेस पे बी एंटीजन है तो उसे बी ब्लड ग्रुप बोल दिया। अगर किसी के आरबीसी की सरफेस में दोनों एंटीजन ए भी प्रेजेंट है बी भी प्रेजेंट है तो दोनों को तो उसमें ए बी ब्लड ग्रुप बोल दिया। और किसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में हमें ब्लड ग्रुप ओ बोल दिया। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा यूजली कंटेन एंटीबॉडी दैट रिएक्ट विद ए और बी एंटीजन। इफ दिस टू आर मिक्सड दे आर एंटीजन एंटी ए एंटीबॉडी which react antigen A and the anti B antibody which react to antigen B. और जो आपका ब्लड प्लाज्मा जो पोर्शन होता है उसमें एक अपोजिट एंटीबॉडी पाई जाती है। अगर एंटीजन ए है तो उसमें जो ब्लड ग्रुप जो ब्लड प्लाज्मा उसमें एंटीबॉडी भी होगी, जस्ट अपोजिट। ठीक है, यानी कि ए के साथ में ए और बी एंटीजन होते हैं, वो आप में मिक्स नहीं हो सकते, तो उसमें क्या है एंटीबॉडी अपोजिट पाई जाएगी। अगर ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी होगी, बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी होगी। ठीक है, तो एवरी ग्रुप हैव ए अपोजिट एंटीजन्स एंटीबॉडी सो दे डू नॉट इंटरेक्ट विद ईथर। यानी कि हर ग्रुप के ब्लड ग्रुप में अपोजिट टाइप के एंटीजन और एंटीबॉडी पाई जाती है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से रिएक्ट नहीं हो सकते। अब यहाँ पर एक बार मैं फर्दर एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि देखिए आरबीसी है, आरबी सरफेस पे ए एंटीजन और उसके जस्ट अपोजिट ए एंटीबॉडी, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, टाइप ए। इसी से आरबी सरफेस से बी एंटीजन और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए, और अपोजिट होगी ना तो टाइप बी।
इस तरह से आरबी सरफेस पे एंटीजन ए भी है, बी भी है, लेकिन उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो टाइप ए बी ब्लड ग्रुप। इसी तरीके से आरबी सरफेस पे ना ही ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है, लेकिन उसकी सरफेस की उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए भी है, एंटीबॉडी बी भी है, तो टाइप ए ओ ब्लड ग्रुप। तो यानी कि ब्लड ग्रुप को डिफाइन करें तो एंटीजन के अकॉर्डिंग ही ब्लड ग्रुप को डिफाइन किया है बस, लेकिन एंटीबॉडी उसकी जस्ट अपोजिट होती हैं। अगर आरबी सरफेस पे ए एंटीजन है तो उसके प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होगी, अगर आरबी सरफेस पे बी एंटीजन है तो उसके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी होगी, और आरबी सरफेस पे अगर ए और बी एंटीजन दोनों हैं तो उसकी प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, और अगर आरबी सरफेस में ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है तो उसके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी बी एंटी दोनों बॉडी होगी। यानी कि जो फर्स्ट वाला है ए एंटीजन होगा और बी एंटीबॉडी होगी तो उसे ब्लड ग्रुप ए बोल दिया, बी एंटीजन है और ए एंटीबॉडी है तो ब्लड ग्रुप बी बोल दिया, और आरबीसी यानी कि आरबी सरफेस पे ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों हैं लेकिन उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है तो उसे ब्लड ग्रुप ए बी बोल दिया, और अगर आरबीसी सरफेस पे ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और बी दोनों हैं तो उसको क्या बोल दिया, ब्लड ग्रुप ओ। तो ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप डिवाइड किए गए। फिर इसके बाद एक आता है आरएच फैक्टर। आपने सुना होगा कि ब्लड ग्रुप को जब डिवाइड करते हैं तो उसके कहा जाता है ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव की जो प्रेजेंस होती है वो इंडिकेट करती है आरएच फैक्टर को। अगर एक और अनदर एक एंटीजन होती है जो आरबी सरफेस प्रेजेंट होती है उसको हम आरएच एंटीजन बोलते हैं। अगर आरएच एंटीजन उस सरफेस पे है तो उसे ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव जैसे ब्लड को डोनेट करते हैं। और अगर उसके आरबी सरफेस पे आरएच एंटीजन एब्सेंट है तो नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव से नेगेटिव किया जाएगा। नेगेटिव से डोनेट कब किया जाता है, जब उसमें आरएच एंटीजन ना हो, और जब आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव से इंडिकेट किया जाता है। तो वही है आरएच फैक्टर्स, समझ लीजिए इसको। RBC have another antigens called RH factors. This antigen was discovered by Landsteiner winner in 1940 in rhesus monkey. Hence its name RH factors. सबसे पहले इसे rhesus monkey में देखा गया था, इसलिए इसे RH factor नाम दिया गया। A person who have RH antigens on the RBC called RH positive and those who are lacking of RH antigen is called RH negative. यानी कोई पर्सन है उसकी सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट है तो उसे हम RH पॉजिटिव बोलेंगे, और कोई पर्सन है जिसकी सरफेस पे RH एंटीजन एब्सेंट है नहीं है तो उसे R नेगेटिव बोलेंगे। देयर आर नो नेचुरल करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द RH एंटीजन्स। और जैसे कि हमने देखा था कि ए एंटीजन के अगेंस्ट में उसमें क्या है, ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी है, और बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी है, जैसे अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट थी। लेकिन इसके साथ में ऐसा नहीं है, जो RH एंटीजन है उसके बिहाफ पे उसके प्लाज्मा में कोई नेचुरली कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे कि नॉर्मली ए के ब्लड ग्रुप ए हो तो उसमें बी एंटीबॉडी होगी, ब्लड ग्रुप बी है तो ए एंटीबॉडी होगी, नेचुरली प्रेजेंट होती है। बट RH एंटीजन के अगेंस्ट में कोई भी आपकी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होती है उनके प्लाज्मा में, ठीक है। तो देयर इज नो करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट इन RH एंटीजन। लेकिन what anti-RH antibodies are produced in RH negative individuals who when they exposed to RH positive blood for the first time। लेकिन एंटीबॉडी बन सकती, नेचुरली होती नहीं लेकिन बाद में बन जाती है। जैसे कि मान लो एक RH पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप है और एक RH नेगेटिव का है, तो जो एक पर्सन है वो RH पॉजिटिव का है, एक पर्सन है RH नेगेटिव का है। अब RH पॉजिटिव वाला अपना ब्लड RH नेगेटिव वाले को दे तो क्या होगा, जो फर्स्ट टाइम RH पॉजिटिव वाला पर्सन अपना ब्लड RH नेगेटिव वाले को देता है, यहाँ पे यानी कि यहाँ पर जो RH पॉजिटिव है वो आपका डोनर है और RH नेगेटिव है यानी कि नेगेटिव वाला ग्रुप है तो वो क्या है, आपका एक्सेप्टर है। ऐसे आप समझ सकते हो, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है। ए पॉजिटिव है वो आपका डोनर है, ए नेगेटिव है वो आपका रिसीवर है। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, इसमें एंटीजन है, RH एंटीजन है, और नेगेटिव मतलब क्या, उसमें RH एंटीजन नहीं है। अब पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को दे रहा है तो क्या होगा कि जो नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले ब्लड को रिसीव कर रहा है तो उसके ब्लड में क्या है, RH एंटीजन नहीं है, और RH एंटीजन नहीं होने की वजह से क्या, उसकी बॉडी RH एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है जब फर्स्ट टाइम ब्लड एक्सपोज होता है तब, ठीक है।
The initial mismatch has no immediate serious consequence because body takes time to react the produce antibody. लेकिन स्टार्टिंग में जब ये मिसमैच होता है तो उस कंडीशन में बॉडी एकदम सीरियस रिएक्शन नहीं होते हैं क्योंकि इसमें एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है. However, if a second mismatch transfusion occurs, severe transfusion reactions occur immediately and anti-Rh antibody attack the Rh positive blood donor RBC cause hemolysis of RBC. और अगर ये दोबारा रिपीटेशन होगा तो क्या है, एंटीबॉडी बन चुकी हैं उसकी बॉडी में, और एंटीबॉडी बनी होने की वजह से जब सेकंड मिसमैच ट्रांसफ्यूजन होगा तो सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी जिसमें जो RH पॉजिटिव वाले ने जो ब्लड दिया RH नेगेटिव वाले को, उसकी जितनी भी RBC उसको दी हैं, जो RH नेगेटिव वाले को दी हुई हैं, वो सभी RBC डिस्ट्रॉय हो जाती हैं ड्यू टू द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस. ठीक है, तो इसलिए RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव को ब्लड नहीं देता. अगर A पॉजिटिव वाला कोई है और A नेगेटिव को ब्लड देना चाहे वो पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, नहीं दे सकता. लेकिन A नेगेटिव वाला A पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है क्योंकि उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है. ठीक है. Another hand, the RH positive individual can receive the RH negative blood without any risk of any complaints. यानी कि जो आपका A पॉजिटिव वाला है वो A नेगेटिव से ब्लड ले सकता है. नेगेटिव डोनर हो, पॉजिटिव रिसीवर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे. तो ओवरऑल ये थिंग निकलता है इसमें कि RH फैक्टर एक प्रोटीन है जो RBC सर्फेस प्रेजेंट होती है. अगर वो है तो उसे पॉजिटिव बोलते हैं, अगर नहीं है नेगेटिव बोलते हैं. दूसरी बात यह है कि RH पॉजिटिव वाला ब्लड RH नेगेटिव को देगा, यानी कि अगर डोनर आपका पॉजिटिव है, रिसीवर आपका नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के चांसेस रहते हैं. इसलिए पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं देना चाहिए. लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को ब्लड दे तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं. चांसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोई हायर कॉम्प्लिकेशन नहीं बनेंगे, आसानी से ब्लड को दे सकता है. इसके अलावा ये RH इनकम्पेटिबिलिटी आपके मेंस प्रेगनेंसी में भी दिक्कत करती है. जब RH अगर मदर और फादर दोनों का RH जो फैक्टर होता है वो अपोजिट हो, जैसे फादर का क्या हो पॉजिटिव है, मदर क्या है नेगेटिव है, और उस कंडीशन में जो बच्चा फीटस जो डेवलप हुआ मदर के अंदर वो भी क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, तो मदर का और बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है मदर का नेगेटिव है और बेटे का क्या है जो फीटस डेवलप हुआ उसका क्या पॉजिटिव है. तो फर्स्ट टाइम जो प्रेगनेंसी होगी वो तो सक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया, फर्स्ट टाइम अगर ब्लड बच्चे फीटस का ब्लड मदर से एक्सपोज होता है तो मदर के अंदर एंटीबॉडी बनना शुरू होती है. उस टाइम फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, आसानी से बर्थ हो जाता है. बट जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी, सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, तो उस कंडीशन में मदर के अंदर ऑलरेडी क्या है एंटीबॉडी बन चुकी हैं RH पॉजिटिव ब्लड के अगेंस्ट में. अगर दोबारा फीटस RH पॉजिटिव होता है तो उसके अगेंस्ट में क्या है नेगेटिव में एंटीबॉडी बन चुकी हैं और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से प्लेसेंटा क्रॉस हो सकता है या मिसकैरेज हो सकता है या डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC होती है या हीमोलाइटिक एनीमिया ऑफ न्यूबॉर्न हो सकता है या बच्चे की फीटस की डेथ भी हो सकती है, या प्रेगनेंसी डेवलप नहीं हो पाएगी. तो इसलिए अगर इस तरह की कंडीशन हो कि फादर पॉजिटिव हो मदर नेगेटिव हो तो चांसेस ऐसे रहते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होती है लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है. यहाँ पे क्या है मदर नेगेटिव है फादर पॉजिटिव है. बच्चा अगर पॉजिटिव हुआ तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा, उसके सेल के अंदर मदर के अंदर क्या होगी एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती हैं. जब एंटीबॉडी बन गई हैं, एंटीबॉडी अब बन चुकी हैं, अब सेकंड प्रेगनेंसी जब होगी तो एंटीबॉडी क्या हो उसके ब्लड पर अटैक मारेंगी, अटैक करने से फीटस की डेथ हो सकती है. तो इसलिए फर्स्ट प्रेगनेंसी इस कंडीशन में सक्सेसफुल होती है, सेकंड प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं होती है. लेकिन आजकल क्या है इम्यूनोसप्रेसेंट्स को देकर ये प्रेगनेंसी सक्सेसफुल की जाती है, लेकिन पहले ये पॉसिबल नहीं था कि ये सेकंड प्रेगनेंसी सक्सेसफुल की जाए. अब आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में. देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 पॉइंट हैं वो की पॉइंट होते हैं, उसको आप याद रखेंगे तो आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आसानी से समझ पाएंगे किस कौन सा ब्लड ग्रुप कौन सा दे सकता है, कौन डोनर हो सकता है, कौन रिसीवर हो सकता है. तो इसमें जो की पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ क्या रहता है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन ट्रांसफर ऑफ होल ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स रेड RBC ओनली और ब्लड प्लाज्मा ओनली
इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ अनदर पर्सन, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आरबीसी का या प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूजन जो होता है उसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड का या प्लाज्मा का आदान प्रदान क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओनली वन कंपेटेबल ब्लड कैन बी यूज, ओनली द कंपेटेबल ब्लड कैन बी यूज ड्यूरिंग द ब्लड, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, रक्त का आदान प्रदान किया जा रहा है, तो उस टाइम एक चीज़ हमें, एक थॉट है वो हमें कंपेटेबल होना ज़रूरी है। उस जब वो कंपेटेबल नहीं होगा एक थॉट, उसके बिना हम ब्लड का आदान प्रदान नहीं कर सकते। एंड वाइल द ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें तो आप इसी का ध्यान रखें कि द एंटीजन ऑफ डोनर एंड एंटीबॉडी ऑफ रिसिपिएंट्स कंसीडर द इम्पोर्टेंस, यानी कि क्या है, जो डोनर है उसका एंटीजन और जो रिसिपिएंट्स है उसकी एंटीबॉडी को हमें याद रखना पड़ेगा, यानी कि एंटीजन, डोनर का एंटीजन और रिसिपिएंट की एंटीबॉडी सेम ना हो। अगर सेम हो रही हैं तो उस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। जैसे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी को ब्लड ग्रुप दे सकता है, नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जो ब्लड ग्रुप ए है वो क्या है, डोनर है। ब्लड ग्रुप बी है क्या है, एक्सेप्टर है। ब्लड ग्रुप ए है जो डोनर है, उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी। ब्लड ग्रुप बी है जो एक्सेप्टर है, उसमें एंटीजन कौन सा होगा, बी। इधर क्या है, बी एंटीजन, उधर क्या है, बी एंटीबॉडी, दोनों आपस में रिएक्ट होंगी तो आरबीसी डैमेज होगी। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से क्या हो, हीमोलाइसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप नहीं देना है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पाएगा। यानी कि याद रखिएगा, एंटीजन का डोनर का एंटीजन, रिसिपिएंट की एंटीबॉडी सेम हो तो ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, रक्त का आदान प्रदान पॉसिबल नहीं है जब एंटीजन डोनर का, रिसिपिएंट का एंटीबॉडी सेम हो। जैसे ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स एज दे आर नाइदर एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी in their plasma and can receive blood from donor of R blood groups। जैसे आपका ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, क्योंकि हम रिसिपिएंट में क्या देखते हैं, एंटीबॉडी। जब कोई भी एंटीबॉडी है ही नहीं तो सभी ब्लड ग्रुप को रिसीव कर लेता है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स के नाम से जानते हैं। जैसे ओ ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर बिकॉज दे हैव नाइदर ए एंटीजन्स, नाइदर ए एंटीजन और नॉर बी एंटीजन ऑन द आरबी सर्विस। यानी कि ओ ब्लड ग्रुप जो है वो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के सरफेस पे ना ही एंटीजन ए है ना ही एंटीजन बी है। अब जो डोनर है तो उसका हम क्या देखते हैं, एंटीजन। जब एंटीजन कोई है ही नहीं तो सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है, इसलिए ओ जो है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। और ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स हो सकते हैं, वो किसी का ब्लड ग्रुप ले सकते हैं और वो क्या है, सबको ब्लड अपना दे सकते हैं। हाउएवर टाइप ओ पीपल कैन रिसीव ओनली ओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। बस लेकिन बस ये होता है कि जो ब्लड ग्रुप ओ है वो ओनली ब्लड ग्रुप ओ से ही ब्लड ले सकते हैं और किसी से नहीं ले सकते। तो ये जो है मैंने आपको पूरी थ्योरी बताई वो यही है। ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो एंटीजन क्या है, ए बी, एंटीबॉडी क्या है, नहीं है। अब कैन बी ब्लड RBC2 कैन बी ब्लड कैन गिव ब्लड टू ब्लड, अगर वो किसको दे सकता है, ए बी को, और रिसीव किससे कर सकता है, सभी से कर सकता है। जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी। रिसीव कैसे कर सकता है, ए से कर सकता है, ए बी से कर सकता है, और दे कैसे कर सकता है, कैन रिसीव ब्लड दे कैसे सकता है, ए और बी को दे सकता है, और दी कैसे कर सकता है, ए और ए से ले सकता है। ऐसे बी है, एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए, रिसीव किसको वो आपका ब्लड दे सकता है, तो बी को ही तो देगा और ए बी को दे सकता है, बाद में ले किससे सकता है, ओ से और बी से ले सकता है। ओ का मैंने बताया तो ओ में आपका एंटीजन कोई नहीं है, एंटीबॉडी ए और बी दोनों हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि वो आपका सभी से ब्लड को दे सकता है, लेकिन लेगा किससे से, ओ से ही। ठीक है, तो ये आपका एक डोनर रिसिपिएंट्स का चार्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ड्यू टू द एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी भी हो जाती है। ये कब होती है, जब हम
इनकम्पेटेबल ग्रुप के बीच में ब्लड का आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं। कंपेटेबल, अनकम्पेटेबल मतलब क्या है, सेम एंटीजन एंटीबॉडी मिसमैच कर जाएं, ये सेम एंटीजन एंटीबॉडी मिसमैच कर जाएं, यानी रिसीवर और डोनेट के एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो जाएं, तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, इनकम्पेटेबिलिटी होती है। तो इनकम्पेटेबिलिटी में होता क्या है, if the blood transfusion is made between the incompatible donor and recipients, antibody in the recipient plasma bind to the antigen on the donor RBC, this result the clumping of RBC। यानी कि अगर एंटीजन एंटीबॉडी सेम है डोनर रिसिपिएंट्स की, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आरबीसी जो है, जो डोनर की रिसिपिएंट में पहुंची हैं, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से वो आरबीसी क्लम्पिंग हो जाएगी, आरबीसी रप्चर हो जाती है। दिस रिएक्शन लीड टू द हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी एंड रिलीज ए हीमोग्लोबिन इनटू द प्लाज्मा, जिसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी और हीमोग्लोबिन का प्लाज्मा में पोर्शन बढ़ जाता है। और इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन जॉइंडिस जैसी कॉम्प्लिकेशन होती है। जॉइंडिस क्यों आता है, क्योंकि इंक्रीज द हीमोग्लोबिन इन द प्लाज्मा लीड टू द राइज द ब्लूबिन लेवल में कॉज द जॉइंटिंग। ज़्यादा हीमोग्लोबिन रिलीज होने की वजह से, हीमोलाइसिस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ब्लूबिन लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि जॉइंटिंग जैसी कंडीशन बन जाती है। इसके अलावा किडनी डैमेज हो सकती है। इंक्रीज द हीमोग्लोबिन इन द प्लाज्मा में कॉज द क्लॉगिंग ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ऑफ किडनी एंड लीड टू द किडनी डैमेज। यानी ज़्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिन जब प्लाज्मा पहुँच जाता है तो उसकी क्लॉगिंग होने लगती है फिल्ट्रेशन के लिए। वो फिल्टर कहाँ होता है, किडनी में। जब फिल्टर किडनी में वो आपका ब्लड फिल्टर नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन में किडनी डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी। फिर आते हैं ब्लड के कुछ डिसऑर्डर्स हैं। एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, ल्यूकेमिया है, थ्रोम्बोसिस है। तो एनीमिया को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन इस आरबीसी कंटेन एबनॉर्मल काइंड ऑफ हीमोग्लोबिन व्हेन द HbS टाइप का हीमोग्लोबिन होता है। व्हेन द HbS हीमोग्लोबिन गिव अप द ऑक्सीजन टू द इंटेस्टिनल फ्लूइड, इट्स फॉर्म द स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर बेंड टू द इथोसाइड्स इनटू द सिकल शेप एंड द सिकल शेप सेल रप्चर इजीली एंड प्रोड्यूस एनीमिया। मतलब सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, इसमें एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसी के अंदर जो प्रोटीन होती है, वो आरबीसी में जो अमीनो एसिड स्ट्रेन होती है वो चेंज हो जाती है, जिसमें आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होगा वो HbS टाइप का होता है। और HbS टाइप की वजह से क्या होता है, जब वो ऑक्सीजन को रिसीव करता है इंटेस्टाइनल फ्लूइड में, इट फॉर्म लॉन्ग इट्स गिव अप द ऑक्सीजन। जब वो डिफरेंट बॉडी के टिश्यू में पहुंचेगा तो ऑक्सीजन को वो रिसीव करेगा, यानी गिव अप करेगा ऑक्सीजन के लिए इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आरबीसी का जो है, आरबीसी जो शेप है वो आपका स्टिफ हो जाता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और वो सिकल शेप यानी हाफ मून शेप आरबीसी में चेंज हो जाता है। और हाफ मून शेप आरबीसी की चेंज होने की वजह से वो क्या होती है, आरबीसी इजली डैमेज हो जाती है, इजली डिस्ट्रक्ट हो जाती है, जिससे कि हीमोलाइटिक एनीमिया कंडीशन बन जाती है। तो जो सिकल सेल एनीमिया क्या है कि जो आरबीसी है उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसका कंटेंट, कुछ हीमोग्लोबिन की अवेलेबिलिटी हो जाती है, वो HbS टाइप के होता है। और ये हीमोग्लोबिन जो आरबीसी है वो आपका ऑक्सीजन जब किसी भी ऑर्गन में रिलीज़ करते ही इसके शेप में चेंजिंग हो जाती है, और ये रॉड लाइक शेप में होते हुए हाफ मून शेप में चेंज हो जाती है, जो आसानी से डैमेज के लिए पॉसिबल है, जिसको आसानी से टूट फूट जाएगी, और आरबीसी की कमी होने की वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया, ये एनीमिया जैसी कंडीशन बन जाती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जॉइंट पेन है, ब्रीथलेसनेस है, फैटिगी है, फीवर है, सिम्टम्स ऑफ द सिकल सेल एनीमिया। इसके अलावा हीमोफीलिया होता है, इट इज इनहेरेंट क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, जिसमें ब्लड का कोगुलेशन नहीं हो पाता है, ये तो हीमोफीलिया। characterized by the repeated episode of severe and prolonged bleeding due to the deficiency of clotting factor 7th and 8th and 9th। ये भी एक इनहेरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें ब्लड का कोगुलेशन नहीं हो पाता है, और सीवियर और लॉन्ग टाइम तक ब्लीडिंग की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि डिफिशियंसी इस कंडीशन में जो फैक्टर 8th है और फैक्टर 9th है उनकी डिफिशियंसी रहती है, इनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट भी नहीं हो पाता और ब्लीडिंग लॉन्ग टाइम तक बढ़ जाती है इन कंडीशन ऑफ हीमोफीलिया। इस हीमोफीलिया में कंडीशन में एक ये भी होता है कि जो आपका फीमेल है वो उसमें वो कैरियर काम करती है, और मेल जो चाइल्ड होता है, मेल जो होगा उसको ये डिसऑर्डर होता है, लेकिन फीमेल एक तरह कैरियर काम करती है। इट इज़ द एसोसिएटेड विद द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव जीन ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ये ओनली एक्स क्रोमोसोम में ही रिप्रेजेंट होता है, अगर डबल एक्स होंगे तो उस कंडीशन रिप्रेजेंट नहीं होगा, सिंगल एक्स होगा
और जिसके अंदर ये इन्फेक्टेड है तो वही ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, यानी इट एसोसिएटेड विद द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम इनहेरेंट फ्रॉम द मदर एंड पास डाउन द मेल चिल्ड्रन। जब मेल चिल्ड्रन में आएगा तभी ये इफेक्टेड होगा, यानी एक्स इन्फेक्टेड है वो वाई के साथ में है तो आपका हीमोफीलिया रिप्रेजेंट होगा। अगर एक्स इन्फेक्टेड है वो एक्स के साथ में प्रेजेंट है तो वो हीमोफीलिया आपका रिप्रेजेंट नहीं होगा, वो ओनली कैरियर का काम करता है। ठीक है, इसकी बात करते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ कैंसर इन विच देयर एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी होने लगती हैं, हाई रेट ऑफ डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन होता है। दिस सेल लैक ह्यूमनोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड हाई प्रोन ऑफ इन्फेक्शंस। यानी ल्यूकेमिया में क्या हुआ, एक टाइप ऑफ कैंसर है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन होता है और जो वेरी हाई रेट से वो प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन डब्ल्यूबीसी जो बनती हैं उसके अंदर इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है, यानी किसी भी बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट में काम नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है और पर्सन बहुत सारी चीज़ से अफेक्टेड हो सकता है। थ्रोम्बोसिस क्या है? एक और डिसऑर्डर है जिसमें कैन बी डिफाइन ऐसे क्लॉटिंग इन अनब्रोक ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनमें क्लॉट बन जाता है। इट मे बी ड्यू टू द रफ इन एंडोथेलियम सरफेस ऑफ ब्लड, जो ब्लड वेसल के अंदर वाली लेयर है वो रफ हो तो उस कंडीशन में ब्लड थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो मेन डोज थे, डिसऑर्डर थे ब्लड के। अब लास्ट टॉपिक बचता है वो आपका रेटिको एंडोथेलियन सिस्टम है, जिसमें क्या है कि आपकी जो मैक्रोफेज सेल है वो आपके डेवलप होती है तो उससे हम रेटिको एंडोथेलियन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम मैक्रोफेज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। रेटिकुलो एंडोथेलियन सिस्टम इज आल्सो नोन एज मैक्रोफेज सिस्टम। इट इज ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ फेगोसाइटिक सेल्स लोकेटेड इन द रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो एक ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है जिसमें फेगोसाइटिक सेल्स बनती हैं जो मैक्रोफेज सिस्टम की मैक्रोफेज सेल्स के अंदर फॉर्म का इसके अंदर इस सिस्टम के थ्रू मैच्योर होती हैं। द फेगोसाइटिक सेल्स आर प्राइमरली मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज सेल्स होती हैं। दीज आर सेल एक्टिवेटेड इन द लिम्फ नोड एंड स्प्लीन। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में कहाँ पाई जाती हैं? मोनोसाइट और मैक्रोफेज मेनली आपके लिम्फ नोड में, स्प्लीन पर जाती हैं। और कोफर सेल और लिवर में आपके लिवर एंड हिस्टोसाइट टिश्यू आर आल्सो द पार्ट ऑफ मैक्रोफेज सेल्स। कोफर सेल्स ऑफ लिवर है, किडनी है, उसका क्या और हिस्टोसाइट्स टिश्यू हैं में उसमें कोफर सेल्स होती हैं वो भी आपके एक पार्ट ऑफ मैक्रोफेज सिस्टम का होता है। स्प्लीन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ एंडोथेलियन सिस्टम। और स्प्लीन जो है वो एक मेजर पार्ट या मेजर ऑर्गन है रेटिको एंडोथेलियन सिस्टम का, क्योंकि इसमें मैक्रोफेज सेल क्या होती है, हाईली क्वांटिटी में मैच्योर होती हैं और मैच्योर होने के बाद वो अपना प्रॉपर तरीके से इम्यून सिस्टम को डिफेंस का काम करना शुरू करती हैं। तो सेल ऑफ रेटिको एंडोथेलियन सिस्टम क्या होता है कि मोनोसाइट इज फॉर्म इन द बोन मैरो। मैंने बताया था आपको रेड बोन मैरो होती है, उसके अंदर मोनोसाइट्स फॉर्म होती हैं। तो जितनी भी आपकी ब्लड सेल्स हैं सभी उसमें फॉर्म होगी, तो मोनोसाइट भी वहीं बनेगी। और ट्रांसपोर्ट बाई ब्लड इट माइग्रेट इनटू द दोज टिश्यू वियर इट ट्रांसफॉर्म इनटू द हिस्टोसाइट एंड मैक्रोफेज। और वहाँ से ये उन टिश्यू में, उन प्लाज्मा में, उन जगह पहुँचेगी जहाँ पर ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो सकती है, हिस्टोसाइट में कन्वर्ट होगी। दीज मैक्रोफेज आर डिफ्यूज इन द कनेक्टेड टिश्यू ऑफ लिवर। और बाद में ये मैच्योर होने के बाद मैक्रोफेज सेल्स होती हैं वो लिवर के कनेक्टेड टिश्यू में, लिम्फ के, लिम्फ नोड के, लंग्स में और सेंट्रल सिस्टम में पहुँच जाते हैं मैच्योर होने के बाद में। और जब मैक्रोफेज आपके लिवर में पहुंचेंगे तो लिवर में पहुंचने के बाद मैच्योर होने का तो उससे कोफर सेल्स बोलती हैं। और यही मैक्रोफेज जब लिवर में आपकी स्प्लीन में पहुंच जाती हैं तो उससे रेड पल्प मैक्रोफेज सेल्स बोलती हैं। और यही मैक्रोफेज अगर लंग्स में पहुंच जाते हैं तो एल्विलर मैक्रोफेज बोलेंगे। और मैक्रोफेज अगर सीएनएस में पहुंच जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचेंगे, तो यही सेल आपकी मैक्रोगेलिया कहलाती हैं। और मैक्रोफेज अगर आपके बोन के अंदर पहुंचते हैं तो ये ऑस्टियोक्लास्ट कहलाते हैं। देख ली आप देखेंगे तो जितनी मैक्रोफेज की कन्वर्शन है, चाहे वो कोफर सेल हो, चाहे रेड ब्लड मैक्रोफेज सेल हो, चाहे आपके ऑस्टियोक्लास्ट हो, चाहे मैक्रोगेलिया, सभी काम क्या है, वहाँ पर जो सेल डाइवर्स है, टूटी फूटी सेल पड़ी हुई है या कोई मैक्रोब्स आ गया, उन सबको डाइजेस्ट करना, उनको ख़त्म करना। ठीक है, तो जो आपका एक तरह से क्या है रेटिकुलो एंडोथेलियम का पार्ट है वो आपका यही है कि जो आरबीसी तो प्रोड्यूस मोनोसाइट तो वहीं बनती हैं, लेकिन क्या मैचुरेशन जो मैक्रोफेज में सेल में कन्वर्शन है वो रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम के थ्रू होता है, जो मेनली स्प्लीन के अंदर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो हाफ ब्लड ऑफ द मोनोसाइट इज अबाउट द 1 डे होती है। मोनोसाइट की वैसे तो नॉर्मली बात करें तो उसकी लाइफ होती है 1 डे होती है, लेकिन जब ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती है तो उसकी कई मंथ तक इसकी सर्वाइवल पीरियड बढ़ जाता है, कई मंथ तक वो सर्वाइव कर सकती है। फंक्शन क्या रहता है, मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ बोथ हार्मोनल एंड सेल इम्यूनिटी मेडिएट इम्यूनिटी में काम करती हैं। ठीक है, RES and reticulated endothelial systems has an important role in defense against the microorganism including myobacteria, bacteria, fungi, protozoa, virus.
इसके अलावा दे इन्वॉल्व इन डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, ठीक है, तो उनको डिस्ट्रक्शन करने के लिए, उनको तोड़फोड़ करने के लिए। और कुफर सेल्स इन लीवर स्टोर एक्सेस आयरन फ्रॉम द कैटाबॉलिज्म एंड हीम फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। कुफर सेल्स क्या करेंगी, ये लीवर को स्टोर करती हैं बाई द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, जो कि आपके आरबीसी डिस्ट्रिक्ट के बाद पहुँचते हैं। तो ये मेन फंक्शन हो गए। इस तरीके से आपका ये ब्लड आला आज कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। वीडियो आपका पसंद आया हो, समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी हेल्पफुल हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन आप दबा सकते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे आपको इसकी वीडियो की जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी तरह की आपको नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहेंगे आगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।